जय श्री राम सभी को। मैं आर्यन फिर से स्वागत करता हूं आपका जेएसआर क्लासेस में। हम कर रहे हैं क्लास 9th का 8th चैप्टर जर्नी इनसाइड द एटम। अभी तक इस चैप्टर में हमने एटॉमिक मॉडल, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नए सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल, एटम अपने आप को कैसे स्टेबल कर लेता है, ये सारी चीज हमने अपनी वीडियो में कवर कर ली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी। अब हम देखेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी एलिमेंट के ऐसे एटम जो सेम एलिमेंट से हैं तो उनका मास नंबर जो है वो अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है। अब एक ही एलिमेंट के एटम है तो एटॉमिक नंबर तो सेम होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे तो एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा। और अगर एक ही एलिमेंट से एटम लिए हैं तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेंगे। यानी एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग है। मास नंबर अलग किस वजह से है? यहां पर प्रोटॉन सेम है तो इसका मतलब मास नंबर कैसे अलग रहेगा? न्यूट्रॉन की वजह से। ये सिंपल वर्ड में ये बोलो, ऐसे एटम्स जिनके प्रोटॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन्स उनमें अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी 3 तरीके के हाइड्रोजन आपको मिलेंगे देखने को। जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है या ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। मैंने आपको बताया था जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, तो वो हो गया एक टाइप का आइसोटोप, उसे हम बोलते हैं प्रोटियम। और ये नेचर में 99.98% मिलता है। दूसरे तरीके का हाइड्रोजन होता है, उसके अंदर एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यानी ये जो तीनों आइसोटोप है इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों सेम रहेंगे, डिफरेंस कहां रहेगा? न्यूट्रॉन में। ठीक है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है, इसको हम बोलते हैं ड्यूट्रियम, और ये 0.015% नेचर में पाया जाता है। तीसरे तरीके का आइसोटोप है ट्रिटियम, बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है नेचर में, और इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग तरीके के हाइड्रोजन है या आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है हाइड्रोजन ही क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। ठीक है, कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, लेकिन नेचर में सबसे ज्यादा कौन सा पाता है? कार्बन 12। ठीक है, इसमें भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, यानी 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। डिफरेंस कहां आएगा? न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें अलग होंगे। कार्बन 13 में 7 न्यूट्रॉन होंगे, कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अब एक नोट लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बताते हैं एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और जो वैलेंस सेल है उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके हिसाब से पता चलेगा कि एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरीके से बॉन्ड करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, यानी उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होगी, तो वो कौन डिसाइड करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। दूसरा पॉइंट है आइसोटोप्स मे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बिकॉज देयर मासेस आर डिफरेंट। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती है। अब ये कंफर्म नहीं है कि होगी, हो सकती है। क्यों? क्योंकि मास जो है यहां पे डिफर कर गया। मास अलग होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये चेंज हो सकती है। ठीक है, अब कुछ एप्लीकेशन है आइसोटोप्स के, जैसे यूरेनियम 235। ये 235 है, क्या है? मास नंबर। ये आइसोटोप है यूरेनियम का। यूरेनियम 238 जो है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अब ये याद तो नहीं रखना आपको, ये याद रखना है कौन सा आइसोटोप किस चीज के लिए यूज होता है। जैसे यूरेनियम 235 जो है वो यूज किया जाता है एज अ फ्यूल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। कोबाल्ट 60 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है,
आयोडीन 131 ये यूज किया जाता है गॉइटर को ठीक करने के लिए या फिर थायराइड कैंसर को ट्रीट करने के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप यूज किया जाता है। कार्बन 14 यूज किया जाता है आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी में, ताकि जो भी आर्कियोलॉजी या जियोलॉजी को एंशिएंट फॉसिल्स मिले हैं या आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनकी एज पता करने के लिए। आपने सुना होगा कि कोई नई चीज डिस्कवर होती है जो मतलब धरती वगैरह के नीचे होती है, वो निकलती है तो उसकी एज बताई जाती है कि ये इतना साल पुराना है, या मूर्ति वगैरह निकली कोई, या कोई भी ऐसे आर्टिफैक्ट्स निकले जो पुराने टाइम पे किसी ने बनाए होंगे, तो उनकी एज बताई जाती है और वो रेंज में होती है एज। तो वो कैसे बताते हैं? कार्बन 14 के आइसोटोप को यूज करते हैं। कार्बन डेटिंग आपने सुना होगा, कार्बन डेटिंग से एज का पता चलता है। ठीक है, अब रिएक्शन वगैरह तो नहीं पढ़नी आपको अभी, 11th में आप 11th-12th में जब पढ़ोगे, साइंस लोगे, तब आपको कार्बन डेटिंग के बारे में थोड़ा सा और पता चलने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है? एप्लीकेशंस है आइसोटोप्स के, इसलिए आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट है। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, जो एटम्स होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल, तो एटम का मास किलोग्राम और ग्राम में मेजर करना कन्वीनियंट नहीं रहता। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं? स्पेशल यूनिट का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, और इसे डिनोट करते हैं यू से। जैसे मीटर को एम से डिनोट करते हैं, ऐसे ही यूनिफाइड एटॉमिक मास को यू से डिनोट करते हैं। पहले इसे एएमयू से डिनोट किया जाता था, अब किससे कर रहे हैं? यू से। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं, मास नंबर के बारे में नहीं। ठीक है, वेटेड एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? जो आइसोटोप्स होते हैं उनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास नंबर अलग अलग होते हैं। हमने ये देखा कि कुछ आइसोटोप जो है वो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं नेचुरली। जैसे हाइड्रोजन जो प्रोटियम था वो 99.98% मिलता है नेचुरली, और बाकी जो आइसोटोप है वो बहुत ही कम मिलते हैं। कुछ एटम के आइसोटोप आपको ऐसे दिखेंगे जो नेचुरली सफिशिएंट अमाउंट में मिलेंगे, जैसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 जो है वो 75% मिलता है नेचुरली, और जो क्लोरीन 37 है वो 25% मिलता है नेचुरली। तो यानी सफिशिएंट अमाउंट है जो कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इसका मास क्या लेंगे, एटॉमिक मास क्या लेंगे, 35 या 37? तो इसी चीज से टैकल करने के लिए क्या करते हैं हम? वेटेड एवरेज एटॉमिक मास का यूज करते हैं। भाई अगर आप नेचुरली क्लोरीन गैस को इकट्ठा कर रहे हो तो उसमें क्लोरीन 35 भी आएगा, क्लोरीन 37 भी आएगा, तो उसका मास क्या लोगे? तो उसका मास आपको लेना पड़ेगा वेटेड एवरेज एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। अब इसे आपको सिंपली ऐसे कैलकुलेट नहीं करना कि 35 + 37 डिवाइड बाय 2 ये 36 हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है, मास ऑफ आइसोटोप 1 इंटू अबेंडेंस परसेंटेज प्लस मास ऑफ आइसोटोप 2 इंटू अबेंडेंस परसेंटेज, यानी आइसोटोप 1 का मास इंटू वो नेचर में कितना परसेंट मिलता है यानी उसकी अबेंडेंस परसेंटेज, प्लस आइसोटोप 2 का मास इंटू उसका जो अबेंडेंस परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा वेटेड एवरेज एटॉमिक मास। जैसे क्लोरीन का एग्जांपल लिया था, क्लोरीन 35 जो है वो 75% मिलता है, क्लोरीन 37 जो है वो 25% मिलता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, 35 इंटू 75 डिवाइड बाई 100 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। इसे जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 35.5। यू लगा दो क्योंकि एटॉमिक मास के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेटेड एवरेज एटॉमिक मास कितना आ गया क्लोरीन का? 35.5 यू। ठीक है, आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। अब ये आइसोटोप्स का एक तरीके से उल्टा हो गया कि अलग एलिमेंट्स के एटम है तो एटॉमिक नंबर क्या होंगे? अलग ही होंगे।
लेकिन यहां पर मास नंबर जो है वो सेम रहता है। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बताया था, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन का जो मास नंबर है वो 40 रहता है। तो इन तीनों को हम क्या बोल देंगे? आइसोबार्स बोल देंगे। यानी एटॉमिक नंबर क्या है? अलग है, मास नंबर सेम है। आइसोटोप्स भी क्या हो सकते हैं? आइसोबार्स हो सकते हैं। सल्फर 40, क्लोरीन 40, आर्गन 40। ये तो नॉर्मल एटम है। ये दोनों क्या है? आइसोटोप्स है। ये क्लोरीन का आइसोटोप्स जो क्लोरीन 40 है, ये सल्फर का आइसोटोप जो सल्फर 40 है। तो ये तीनों क्या है? आइसोबार्स है। यहां पे एक बात ध्यान रखना, ये जो सल्फर 40 है, क्लोरीन 40 है, ये दोनों क्या है? आर्टिफिशियल आइसोटोप्स है। ठीक है, वरना आप सवाल पूछोगे कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, 75%, 25%, 100% तो यही हो गया, ये फालतू का क्या आया? ठीक है, ये दोनों क्या है? आर्टिफिशियल है। ठीक है, मतलब बनाए गए हैं और इनका लाइफ टाइम भी कम होता है, एग्जिस्ट कम कर पाते हैं नेचुरली। अब ये सवाल कर लो, इफ अ ब्रोमीन एटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप्स। ब्रोमीन जो है वो 2 आइसोटोप्स में मिलता है। ब्रोमीन 79 जो 49.7% एबंडेंस है उसकी, ब्रोमीन 81 जिसकी एबंडेंस है 50.3%। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ द ब्रोमीन। सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको, 79 इंटू 49.7 डिवाइड बाय 100 प्लस 81 इंटू 50.3 डिवाइड बाय 100। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये ऑलमोस्ट किसके बराबर आएगा? 80। ठीक है, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। आगे बात समझ में? अब करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। बोर मॉडल ने एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स्ड सेल में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने बाद में ये पता किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व ही नहीं करते जैसे प्लैनेट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझा गया, यानी उसके ऊपर रिसर्च करी गई। ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ स्पेसिफिक रीजन में ही मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। हम ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, हम बस प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो ज़्यादातर कहाँ पे पाए जा सकते हैं। जैसे आप अगर स्कूल के टाइम में रहोगे तो आप स्कूल में मिलोगे, छुट्टी के टाइम रहेंगे तो आप घर में या फिर प्लेग्राउंड में मिलोगे, अगर समर वेकेशन है तो आप किसी टूरिस्ट प्लेस पे या नानी के घर मिलोगे। तो ऐसे हम बता सकते हैं किस स्पेसिफिक रीजन में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलने की ज़्यादा है। सबसे पहले डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, फिर थॉमसन ने, फिर रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर मॉडल आया, और अभी क्या चल रहा है? मॉडर्न एटॉमिक मॉडल या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इसी में बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिफिक रीजन में मिलते हैं जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स बोलते हैं, और हम प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहाँ मिल सकता है। और आगे भी क्या हो रही है? डिस्कवरी चल रही है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर करेक्ट एंड इनकरेक्ट ऑप्शंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बेस पे दिया था, तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के कंटेक्स्ट में हमें करेक्ट या इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है और रीज़न भी देना है। पहला पूछ रहा है, द एक्सपेरिमेंट क्लियरली शोड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्या रदरफोर्ड मॉडल में हमें न्यूट्रॉन्स के बारे में पता चला था? बिल्कुल नहीं पता चला था, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल में हमें प्रोटॉन्स के बारे में पता चला था, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में। ठीक है, तो ये जो हो गया वो गलत हो गया। अगला है, द रिजल्ट डिसअप्रूव्ड द प्लम पुडिंग मॉडल एंड लेड टू द आइडिया ऑफ अ न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। ये सही है, क्योंकि रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव हो गया था कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है वो गलत है, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल ने, थॉमसन ने ये बताया था कि जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन उसमें एम्बेडेड है, जैसे प्लम पुडिंग होता है। लेकिन जैसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है वो तो पास कर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए।
लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ जो है वो बिल्कुल बाउंस बैक हो गए। इसका मतलब प्रोटॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल बीचों बीच, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में प्रेजेंट है, और उसी को क्या बोल दिया, न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक है। तीसरा है द लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स इंडिकेटेड दैट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम एंड पॉजिटिव चार्ज आर पैक्ड इनटू द टाइनी सेंटर। ये सही है, क्योंकि लार्ज डिफ्लेक्शन की वजह से ये पता चला था कि जो मास है एटम का वो कहाँ पर है, वो बीचों बीच है, सेंटर में है, और वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव और प्रोटॉन्स भी पॉजिटिव, और वो कहाँ प्रेजेंट है, बिल्कुल बीचों बीच, यानी डेंस है। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स बीचों बीच जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, लार्ज डिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो बाउंस बैक कर जाएगा। अगला है द वे अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड शोड दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे, तो वो ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है। गलत, क्योंकि रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं बताया था, उन्होंने प्रोटॉन्स के बारे में बताया था कि प्रोटॉन जो है वो सेंटर में है, न्यूक्लियस में है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, ये वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए थे। ठीक है, या ये कह लो कि गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहा है या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये नहीं बता पाया था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स ने क्या बताया था कि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, गिव अ रीजन फॉर ईच स्टेटमेंट। फिर से वही, लेकिन यहाँ पे हमें बोर एटॉमिक मॉडल के कंटेक्स्ट में आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है। पहला है इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी वाइल मूविंग इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स एंड स्लोली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। क्या इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हुए भी क्या करता है, एनर्जी लूज करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर वो चला जाता है? बिल्कुल नहीं। बोर साहब ने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है, जिसकी एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, यानी वो एनर्जी एमिट नहीं करता या एनर्जी लूज नहीं करता और न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाता। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस विद नो फिक्स्ड एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पर भी मिल सकते हैं और उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स्ड नहीं रहती। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। तीसरा है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी विदाउट लूजिंग एनर्जी। सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और उन ऑर्बिट्स की क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फाउंड बिटवीन एनर्जी लेवल्स एज दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस। क्या इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेवल्स के बीच में मिलते हैं जब वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं? नहीं मिलते, क्योंकि बोर मॉडल में बोर साहब ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिक्स्ड ऑर्बिट में मिलेंगे, ऑर्बिट्स के बीच में नहीं मिलेंगे, या एनर्जी लेवल्स के बीच में नहीं मिलेंगे, या तो के में मिलेंगे, एल में मिलेंगे, एम में या एन में, इनके बीच में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। एजर्सन रीजन, एजर्सन में क्या बोला है, द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग द एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर जब हुए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर को और बेहतर तरीके से समझा गया। रीजन क्या दिया है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। रीजन तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो एजर्सन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। रीजन सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और प्रोटॉन्स के नंबर एक एटम में क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन वो इस स्टेटमेंट को सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये एटम दे रखे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, इसमें आपको एलिमेंट का नाम बताना है, सिंबल बताना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताना है और एटॉमिक नंबर बताना है। देखो, इसमें अगर आपको सारी सीरीज में 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट याद है
तो आप नाम भी बता सकते हो, सिंबल भी बता सकते हो। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो आप गिन के बता ही दोगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाएंगे, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो जाएंगे, और एटॉमिक नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो जाएगा। पहला एटम देखो, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3। और तीसरे नंबर पे कौन सा एटम आता है? लिथियम। तो लिथियम का सिंबल Li। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी 3 हो जाएगा, तो ये तीनों तो बराबर रहेंगे। और क्या पूछा था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी क्या हो जाएगी इसकी? 1 ही रहेगी वैलेंसी। क्यों? क्योंकि अगर एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 रहते हैं इलेक्ट्रॉन, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 होंगे, तो वैलेंसी भी सेम रहेगी। अगर 1 है तो 1 रहेगी, 2 है तो 2 रहेगी, 3 है तो 3 रहेगी। ठीक है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके अंदर वाली सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी? आउटर मोस्ट सेल। और ये के सेल है, और के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये क्या करेगा? ड्यूप्लेट रूल फॉलो करेगा। यानी कि अगर इसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह गए और ये जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है ये निकल गया, तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा। जैसे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद स्टेबल हो रहा था, ऐसे ही लिथियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, और ऐसे स्टेबल हो रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल हो रहा है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। ठीक है। अगले एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7th नंबर पे आता है नाइट्रोजन, N से डिनोट करते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 प्रोटॉन होंगे। 7 क्या होगा? इसका एटॉमिक नंबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। और जब भी 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में, तो 8 - 5, 3 यहाँ पे क्या हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई। यानी 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबल हो पाएगा। ठीक है। अगले एटम में इलेक्ट्रॉन गिनो पहले। देखो, अगर 3 सेल है तो K और L इन दोनों सेल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 ये 11 12 13, तो 13 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है। 13वें नंबर पे आता है एल्युमिनियम, इसका सिंबल होता है Al। 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 प्रोटॉन होंगे, 13 इसका एटॉमिक नंबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 1 2 3, तो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब 1 या 2 या 3 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी होती है? सेम। तो इसकी वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। अगले एटम में इलेक्ट्रॉन गिनो। 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th नंबर पे आता है फ्लोरीन, F से इसे क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। अब 9 इसमें इलेक्ट्रॉन है, 9 प्रोटॉन होंगे, 9 एटॉमिक नंबर होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। जब भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 6 या 5 होते हैं तो हम 8 से माइनस कर देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जो हम पे आता है वही क्या होता है? वैलेंसी होती है। अगला क्वेश्चन है, इन एन एटम देयर आर 12 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। नाउ इमेजिन दैट ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्लेस्ड विद सम हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स दैट हैव द सेम चार्ज एज इलेक्ट्रॉन्स but are 500 times heavier. What effect will this replacement of an atom's atomic number, atomic mass number, overall charge? जब एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकाल के ऐसे चार्ज रख दिए जाए जिसका चार्ज तो सेम है, यहाँ पे लिखा है ना, चार्ज तो सेम है जैसे इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन इनका मास जो है वो 500 टाइम्स हैवियर है। ठीक है, हाइपोथेटिकल केस है ये। तो इसमें क्या होगा? एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, मास नंबर या ओवरऑल चार्ज में क्या फर्क पड़ेगा? सबसे पहले एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन से ही बताया जाता है क्या कि एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक मास में फर्क आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम मास रखते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के कंपैरिजन में या प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 1836 टाइम्स कम होता है। तो अगर हमने
इलेक्ट्रॉन का मास 500 टाइम्स बढ़ा दिया तो एटॉमिक मास बढ़ेगा, लेकिन मास नंबर जो है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे आपको ये टेबल भरनी है, बहुत ही आसान है। एटॉमिक नंबर 5 दे रखा है, न्यूट्रॉन्स के नंबर 6 हैं, तो आपको मास नंबर बताना है। इन दोनों को ऐड कर लो 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर यानी 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर यानी 5। फिफ्थ नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? बोरोन आता है, जिसका सिंबल बी है। अगले में एटॉमिक नंबर नहीं दिया, मास नंबर दिया है 14 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए है 7 और नाम तो दे रखा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 तो प्रोटॉन्स के नंबर भी 7। न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालोगे 14 माइनस 7 यानी ये भी 7। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। अगले में मास नंबर दिया है 24, प्रोटॉन्स के नंबर दिए हैं 12, तो न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएंगे? 24 माइनस 12 इज इक्वल टू में 12। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर भी 12 हो जाएगा। 12th पे आता है मैग्नीशियम यानी Mg। ठीक है, अगला है एटॉमिक नंबर 15 दे रखा है और न्यूट्रॉन्स के नंबर दे रखे हैं 16। तो एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स के नंबर को प्लस करोगे तो मास नंबर मिलेगा, यानी 31 जो है मास नंबर हो गया। अगला है जिसका मास नंबर 1 दे रखा है। अब एक जिसका मास नंबर है वो तो हाइड्रोजन है, ये तो हमें तुरंत पता चल ही गया। एटॉमिक नंबर भी 1 ही होता है उसका, न्यूट्रॉन इसमें क्योंकि 0 होते हैं। प्रोटियम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज जो भी मैंने आपको पढ़ाई है समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।